तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो इस पर बात कर लिया है, वो इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ बताई गई थी कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। आज हम लोग इस चैप्टर का एक तरह से कहा जाए तो सही का शुरुआत करेंगे, ठीक ना। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम सीखेंगे जो इस चैप्टर में आगे यूज होंगी, ठीक ना। तो कोई भी इस वीडियो को मिस ना करे, पूरा लास्ट तक देखिएगा आप लोग। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसका बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो बोर्ड में अप्रॉक्स आपके 4 मार्क्स तक यहाँ से मिल जाते हैं आपको, 4 या 6 मार्क्स तक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका नीट के हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, मिनिमम 2 या 1 क्वेश्चन, मीन्स 4 से लेकर के 8 मार्क तक के आपके यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जेई की बात करें तो जेई में भी यही हाल है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मीन्स वहाँ भी यही है, 4 से लेकर के 8 या कर सकते हैं 12 मार्क्स तक देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो चाहे वो हमारा बोर्ड हो चाहे वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या बातें हैं इसमें। काफ़ी आसान चैप्टर है, टेंशन मत लीजिएगा। बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हमको सोचना विचारना ज़्यादा है इसमें, ठीक ना, क्योंकि इल्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा करना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। काफ़ी इजी चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया होगा कि सॉलिड स्टेट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैटर जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमें स्पेशली सिर्फ सॉलिड के बारे में बात करना है कि सॉलिड जो है वो एक्चुअल में क्या क्या बातें कंटेन करता है। तो सॉलिड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हमको बात करना है कि सॉलिड के टाइप्स कितने हैं, क्लासेस ऑफ सॉलिड के बारे में। अब इसमें भी 2 तरह का सॉलिड बताया गया है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हो तो एक सामान लोकल बोला जाता है, एक सामान ओरिजिनल बोला जाता है। दोनों काम एक ही करेंगे, दोनों का वर्क एक ही जैसा होगा, लेकिन एक ओरिजिनल होगा, एक ड्यूरेबल होगा, ज़्यादा दिन तक चलता है, और एक हो सकता है आज ही खराब हो जाए, हो सकता है 2-4 दिन चले या वो भी लंबा टाइम तक चले, उसे कोई गारंटी नहीं है। उसी तरह से कुछ मिलता जुलता यहाँ भी है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड को इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कैसा है, ट्रू सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रू सॉलिड है, ठीक ना। और एमॉर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड। तो एमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, या इसका एक और नाम है सुपर कोल्ड लिक्विड बोल देते हैं इसको, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसके जो अल्टरनेटिव नाम है वो क्या क्या हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड की तो हमें 2 नाम हमने लिया, एक एमॉर्फस सॉलिड को बोल दिया स्यूडो सॉलिड, और एक इसका नाम दे दिया सुपर कोल्ड लिक्विड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका एक सेकेंडरी नाम क्या है। जैसे अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम है ट्रू सॉलिड, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम ये चीज़ देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड आप पहचानेंगे कैसे। कि आपको अगर सैंपल दे दिया जाए सॉलिड के, 2 टुकड़े दे दिए जाए, कहा जाए पहचानिए इसमें कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन एमॉर्फस सॉलिड है, तो बस आपको उसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को देखना है। उस सॉलिड को लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप से देखिए। उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब देखेंगे आप तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं अगर बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, बहुत ही सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में लगे हैं, तो समझ जाइएगा कि वो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत ही इरेगुलर टाइप का है, जिगजैग टाइप का है, कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है, तो वो जो सॉलिड का सैंपल है वो क्या होगा, वो एमॉर्फस सॉलिड होगा। थोड़ा सा इस फिगर को देखिएगा, इस फिगर को देखिए, ये क्रिस्टलाइन का फिगर है और ये एमॉर्फस का फिगर है। अगर आप देखें यहाँ पे तो देखिए क्रिस्टलाइन में सारे एटम कितने लाइन से सिमेट्रिकल मैनर में अरेंज हैं, देख रहे हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी सारे एटम बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज है। जबकि यहाँ देखा है तो कैसा ऐसा दिख रहा है क्या, यहाँ 2 एटम हैं, फिर यहाँ नीचे चला गया ये थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ऊपर आ गया, यहाँ एटम है ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे सिमेट्री नाम की चीज़ नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है, यहाँ सब बहुत ही लाइन से अरेंज हैं। तो अगर एटम का अरेंजमेंट बहुत ही सिस्टमेटिक है तो इसका मतलब वो कैसा सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर एटम का या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर टाइप का है तो वो सॉलिड क्या होगा, एमॉर्फस होगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे
कि और क्या क्या बातें हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो हमें जाननी ज़रूरी हैं, ठीक ना। जैसे कि अभी हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। हमारे पास एक टेबल है पूरा, और उस टेबल में यही आपको बताना है। अब इस टेबल में देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी लेकर बात किया गया है। अब इसी सारी बातों को लेकर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बातें हैं क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड में। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो क्या बताता है, तो ये कह रहा है शेप एंड ज्योमेट्री को लेकर के। अच्छा, आपने पढ़ा होगा 11th में शेप और ज्योमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना। आप केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बताई गई होगी। हमें जो चीज़ में सीखना है वो क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास डेफिनिट ज्योमेट्री होती है, मतलब एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड है अगर इसकी बात करें तो इसके पास इर्रेगुलर ज्योमेट्री है। कैसा ज्योमेट्री है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री है। यहाँ पे डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं है। आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री के बारे में कि एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है या एटम एक स्पेसिफिक जगह पे लगने की वजह से उसकी कुछ ज्योमेट्री आती है। आपने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा 11th में तो वहाँ पर बताया गया हो कि लीनियर ज्योमेट्री होती है, या ट्राइगोनल प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, इस तरह से बहुत सारा ज्योमेट्री पढ़ा होगा। तो कैसे आता है, एटम एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लगता है तभी कुछ ज्योमेट्री आती है। मतलब जो एटम का लोकेशन है वो फिक्स होना चाहिए कि वो यहीं पर रहेगा, तो उसकी ज्योमेट्री कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स क्या हैं, एक स्पेसिफिक जगह पे लगते जा रहे हैं, एक लाइन में, एक सीक्वेंस में लगे हैं, एक सिमेट्री में लगे हैं। तो इसका जो ज्योमेट्री बनता है वो डेफिनेट बनता है, जो कि हम मतलब नहीं होता है कि एक हम कह देंगे ये ज्योमेट्री होगा तो ये ज्योमेट्री हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री है। हमारे पास ये चीज़ क्यों देखने को आ रही है, एमॉर्फस के अंदर इर्रेगुलर ज्योमेट्री क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए कि एटम स्पेसिफिक जगह पर लगे ही नहीं हैं। कुछ एटम यहाँ लगे हैं, लाइन से 2 एटम लगे हैं, तो फिर बीच में खाली है, फिर उधर 1 एटम है, फिर कुछ खाली है, तो इतर बितर लगे हुए हैं, जिग जैग टाइप के एटम लगे हुए हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ज्योमेट्री क्या होती है, डिफाइंड नहीं होती है, या कह सकते हैं फिक्स ज्योमेट्री ना होकर के इर्रेगुलर ज्योमेट्री होती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास डेफिनिट ज्योमेट्री होती है और जबकि एमॉर्फस के पास कोई डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं होती है। इसको हम इर्रेगुलर ज्योमेट्री बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प है तो होता है, या इसको कह सकते हैं एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है ना। जबकि एमॉर्फस में ग्रेजुअली मोल्टेन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक फिक्स डाटा नहीं मिलता है, वो रेंज के फॉर्म में मिलता है। तो इस पॉइंट को समझिए, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड का टुकड़ा है और हमने इसको गर्म करना शुरू किया, तो अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे मेल्ट होगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि किसी सॉलिड को जब आप गर्म कर रहे होंगे और ये मेल्ट हो रहा होगा, तो मेल्ट होते टाइम ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। जैसे कि हम इसको टेम्परेचर देते गए कंटिन्यूस टेम्परेचर दे रहे हैं, और जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो ऐसा नहीं करेगा कि ये मेल्ट भी हो रहा होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, ऐसा जनरली नहीं होता है। ये तब तक टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करता है जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए, और जब पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसका मतलब हम कहेंगे ना कि अगर मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरी तरह से मेल्ट हो गया, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कुछ इस तरह से होता है कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो मेल्ट जब तक पूरी तरह से पूरा सॉलिड जब तक मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें एक फिक्स वैल्यू के फॉर्म में मिलता है। जबकि यही एमॉर्फस को देखें तो ये ऐसा नहीं करता है। थोड़ा सा देखिएगा एमॉर्फस के साथ क्या कहानी है। तो यहाँ क्या होता है, हमने एक सॉलिड लिया और इसको गर्म कर रहे हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि जब आप गर्म कर रहे होते हैं तो ये गर्म तो होता ही है, धीरे धीरे हीट लेता है और ये भी मेल्ट होना शुरू होता है। लेकिन ये क्या करता है, मेल्ट होने के साथ साथ अपना टेम्परेचर इंक्रीज भी कर रहा होता है।
मतलब हो सकता है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे अपना टेम्परेचर भी राइज कर रहा है, और जब तक ये पूरा ख़त्म हुआ मेल्ट होकर के, तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होके 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब हम इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे कि ये मेल्ट हुआ 100 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रेंज के फॉर्म में हमें यहाँ मिला, और यही एक्चुअल में कैरेक्टर होता है एमॉर्फस सॉलिड का। जबकि क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, एक फिक्स वैल्यू मिलती है, जबकि एमॉर्फस में मेल्टिंग पॉइंट कैसा मिलता है? रेंज के फॉर्म में। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्या बातें हैं। तो अगला पॉइंट है हमारे पास क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है? व्हेन कट विद शार्प टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस, एंड आगे क्या बोल रहा है? न्यूली जनरेटेड जो सरफेस है वो स्मूथ होता है, आर स्मूथ। यहाँ स्पेस देना चाहिए था, स्पेस नहीं है, खैर कोई नहीं। यहाँ न्यूली जनरेटेड जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे न्यूली जनरेटेड सरफेस रफ होता है। तो इसका मतलब थोड़ा समझिए। जिससे मान लीजिए हमारे पास सॉलिड का एक टुकड़ा है और उसे हमने बीच से काट दिया, बीच से तोड़ दें या बीच से उसका क्लीवेज कर दें, दोनों एक ही बात है। कि हमने एक सॉलिड लिया और इसको हमने क्या किया? बीच से तोड़ डाला। ये तो बीच की बजाय कहीं और चला गया, ठीक है, कोई नहीं। देखिएगा, हमने लिया एक सॉलिड और इसको क्या कर रहे हैं? हमने बीच से, हमारा एम है कि इसको बीच से तोड़ डालना है यहाँ से। तो हम जब बीच से तोड़ेंगे तो ये टुकड़ा ऐसे टूटेगा, तो 2 टुकड़े हमको मिलेंगे, एक टुकड़ा इधर मिलेगा और एक टुकड़ा इधर मिलेगा। तो जो ये 2 नए टुकड़े बन रहे हैं, इसमें 2 नए सरफेस भी बन रहे हैं। देखिए, ये वाला नया सरफेस है इधर का, ये वाला, और इधर भी एक नया सा सरफेस बना। तो ये जो दोनों नए सरफेस बने हैं ये एक्चुअल में स्मूथ सरफेस बनते हैं। ये जो नए सरफेस हमें दिखते हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों काफ़ी स्मूथ होते हैं। खासकर ये प्रॉपर्टी आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, कि कोई सॉलिड है और उसको अपने बीच से क्लीवेज कर दिया या बीच से उसको तोड़ दिया, तो 2 टुकड़े बने, और दोनों टुकड़े का ये जो नया वाला सरफेस है इधर वाला, ये जो बाहर की तरफ हमें दिख रहा है ये वाला, ये काफ़ी स्मूथ होता है। जबकि यही अगर आप एमॉर्फस सॉलिड लें और उसमें भी यही काम करें कि हमने सॉलिड लिया, बीच से तोड़ा, तो जो 2 नए टुकड़े बन रहे हैं इनका जो ये सरफेस होता है ना, ये काफ़ी रफ होता है, ये स्मूथ नहीं होता है, ये रफ सरफेस होता है। इसका मतलब समझ गए होंगे कि क्लीवेज करने पे अगर ये सॉलिड है तो इसे बीच से तोड़ दिया तो 2 नए जो सरफेस बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, अगर ये काफ़ी स्मूथ होंगे तो ये किस सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्रिस्टलाइन को। और अगर ये रफ हुआ तो कैसा होगा? तो एमॉर्फस सॉलिड को। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। अगला पॉइंट है हमारा हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या कह रहा है? तो इसको देखिए थोड़ा सा। हीट ऑफ फ्यूजन में ये कह रहा है कि दे हैव डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और जबकि यहाँ दिया है डू नॉट हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले तो सुनिए हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। जैसे हमारे पास इतना बड़ा एक सॉलिड का टुकड़ा है, अब इसको मेल्ट कराने के लिए हमें जितना हीट देना पड़ा वही होता है हीट ऑफ फ्यूजन। हो सकता है मान लीजिए ये जो हमारे पास ये टुकड़ा है, ये आइस का टुकड़ा है और हम चाह रहे हैं कि ये मेल्ट हो जाए, तो हो सकता है कि हमें इसे मेल्ट कराने के लिए कितना हीट देना पड़ा। तो हमने इसको दिया मान लीजिए 50 जूल का हीट दिया, तब ये मेल्ट हो गया। मतलब इस आइस का हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया? 50 जूल हो गया। तो कहा यह जा रहा है कि जो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका हीट ऑफ फ्यूजन एक डेफिनिट वैल्यू होती है, जबकि यहाँ पे डेफिनिट वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे रेंज के फॉर्म में हीट ऑफ फ्यूजन भी मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक आइस है, अभी मैं एग्जांपल जो लिया हूँ, इसको मेल्ट कराने के लिए हमने 50 जूल हीट खर्च किया, तो इसका मतलब इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ? 50 जूल। लेकिन यही मान लीजिए एक और हमने सॉलिड का टुकड़ा लिया, हमें मान लीजिए ये हमारे पास एक सॉलिड है, अब इसको मेल्ट करने के लिए हमें हीट देना पड़ा,
तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं है कि हम 50 जूल ही देंगे तो ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो 50 भी हो सकता है वो 60 हो। पहले हो सकता है कि हमने अभी मेल्ट किया तो 50 पे मेल्ट हो गया, लेकिन अगली बार जब मेल्ट करने जाए तो पता चला 60 पे मेल्ट हो गया। मतलब यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनिट नहीं है, उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसकी डेफिनिट वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? चलिए अब आगे आते हैं, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। सुनिएगा, अगला पॉइंट हमारा आइसोट्रॉपी। ये क्या है? तो यहाँ बोल रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर जो होता है एनआइसोट्रॉपिक नेचर होता है और इसका होता है आइसोट्रॉपिक नेचर। अब इसका एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब समझिएगा। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि किसी भी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू हम चेक करें डिफरेंट डायरेक्शन से, कभी एक्स डायरेक्शन से, कभी वाई डायरेक्शन से, कभी जेड डायरेक्शन से चेक करें, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब ये एन आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि किसी एक प्रॉपर्टी को हम डिफरेंट डायरेक्शन से चेक करें तो सेम वैल्यू आए, अलग अलग वैल्यू ना आए, तो इसका मतलब है आइसोट्रॉपिक नेचर। समझ पाए क्या बोला हूँ मैं? सुनिए थोड़ा सा एक बार और। आइसो का मतलब होता है सेम और ट्रॉपिक से यहाँ मतलब है प्रॉपर्टी से, मतलब प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आए डिफरेंट डायरेक्शन से। यहाँ लिखा है एन आइसोट्रॉपिक, मतलब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट आए, तो यहाँ पे एन आइसोट्रॉपिक है बोला गया है, ठीक ना? तो थोड़ा सा इस फिगर के अकॉर्डिंग, या हम एक फिगर बना देते हैं, इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड का क्रिस्टल है और आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज होते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम एटम, सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ठीक है ना? फिर इसी तरह से क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, अरे कभी ये ब्लू चल रहा है कभी, ठीक है, फिर ये दिया है क्लोराइड आयन, फिर ये दिया है सोडियम आयन, और फिर ऐसे ले लिया सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, देखिएगा इस फिगर को देखा जाए तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमने फिगर बनाया है जिसमें एटम्स काफ़ी सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज है, ठीक ना? इधर उधर कोई भाग नहीं रहा है। तो अगर हम मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस क्रिस्टल के अंदर देखना चाह रहे हैं, तो चलिए मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस से चलना शुरू किया, तो बताइए सोडियम एंड क्लोराइड के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। फिर क्लोराइड एंड सोडियम, फिर से अट्रैक्शन, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर से अट्रैक्शन। मतलब इस लाइन में हमने चला तो हमें अट्रैक्शन फोर्स सिर्फ देखने को मिला, ठीक है ना? लेकिन अब यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम चेक करना चाहते हैं किसी और डायरेक्शन से, मतलब अब मैं चलना चाहता हूँ डायगनली ऐसे। तो जब आप डायगनली चलेंगे तब देखिए ये प्रॉपर्टी कैसे बिहेव करती है। तो क्लोरीन क्लोरीन दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो क्या इसके बीच में अट्रैक्शन लगेगा? यहाँ रिपल्सन लगेगा। फिर क्लोरीन क्लोरीन, फिर रिपल्सन, फिर क्लोरीन क्लोरीन, फिर रिपल्सन। तो अब जब हम इस लाइन पे चल रहे हैं, डायगोनल लाइन पे चल रहे हैं, तब हमें सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर ये आपस में रिपल्सन शो कर रहे हैं। जबकि यही हम एक्स एक्सिस के अक्रॉस चल रहे थे तब यहाँ पे इसके अंदर अट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। मतलब प्रॉपर्टी एक ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखना है, या कह सकते हैं इसमें अट्रैक्शन फोर्स कैसा फील हो रहा है हमें ये चेक करना था। तो इधर चल रहे हैं तो अट्रैक्शन, इधर चल रहे हैं तो रिपल्सन। क्या डिफरेंट डायरेक्शन से चलने पे क्या प्रॉपर्टी चेंज नहीं है, प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं हो गया? तो यही चीज़, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक नेचर, कि एक प्रॉपर्टी को हम डिफरेंट डायरेक्शन से देखें तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आए, लेकिन अगर यही वैल्यू सेम आती हर डायरेक्शन से तब क्या होता? तो आइसोट्रॉपिक बोलते। और आप सोचिए थोड़ा सा, अगर ये मान लीजिए क्रिस्टल है एमॉर्फस सॉलिड का, तो यहाँ कोई पार्टिकल होगा, यहाँ कोई पार्टिकल होगा, यहाँ कोई पार्टिकल, यहाँ पे क्या कोई रेगुलर पैटर्न है क्या? एमॉर्फस सॉलिड में कोई भी पार्टिकल रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे सोडियम होगा तो यहाँ क्लोराइड होगा, यहाँ क्लोराइड होगा तो यहाँ सोडियम होगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है, रिपल्सन भी,
और जब हम ऐसे डायगोनली चलेंगे तो वहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, यहाँ भी रिपल्सन देखने को मिल सकता है। तो अट्रैक्शन रिपल्सन यहाँ हर जगह पाया जा सकता है क्योंकि सब जिग जैग मैनर में अरेंज है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज थे। तो यही दिक्कत है, सिस्टमेटिक अरेंज होने की वजह से यहाँ पे नेचर एनाइसोट्रॉपिक आ जाता है और इसका नेचर कैसा आता है, आइसोट्रॉपिक आ जाता है, ठीक ना। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। और एक और फिगर जो आपके बुक का दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब इस फिगर को देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए एक टाइप का पार्टिकल ये बनाया गया है और एक टाइप का पार्टिकल जो कि बड़े साइज का है ये बनाया गया है। ये देखिए कितना सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज है, ये छोटा वाला पार्टिकल और ये हमारा फिर से बड़ा वाला पार्टिकल, दो तरह का पार्टिकल है। और फिर से हमारा फिर से छोटा वाला पार्टिकल नीचे और फिर से हमारा ये बड़ा वाला पार्टिकल देखने को मिल रहा है, बहुत सिस्टमेटिक मैनर में है। तो अगर मैं इधर से चलना शुरू करूं तो देखते हैं कौन कैसा पार्टिकल मिलता है। यहाँ देखिए, तो अगर मान लीजिए इस छोटे वाले को हम Na+ मान लें और इस बड़े वाले को Cl- मान लें, ये Na+ हो जाए मान लीजिए और ये बड़े वाले को Cl- मान लेते हैं। तो ये Na+ हो सकता है और ये बड़ा वाला Cl- हो गया। मतलब एक लाइन में पूरा Na+, दूसरी लाइन में Cl- हो गया, ऐसा मान ले रहे हैं। और लेकिन ऐसे चले तब ये काम हुआ कि हमारे एक लाइन में सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल देखने को मिले, एक ही टाइप के पार्टिकल देखने को मिले। लेकिन अब हम मान लीजिए डायगोनली चल रहे हैं, तब देखिए ऐसा नहीं होगा, हमें बड़े साइज वाला भी पार्टिकल देखने को मिल रहा है Cl-, छोटा वाला भी, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। मतलब अब जो हमें पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे अब उनका पैटर्न फिर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बस इतना सा मतलब है, आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक का मतलब समझ गए होंगे आप। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, तो अगला पॉइंट है ऑर्डर को लेकर के कि किस तरह का ऑर्डर फॉलो करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो ध्यान सुनिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है और एमॉर्फस जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर सॉलिड क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टल में या काफ़ी लंबे दूर तक एक जैसा देखने को मिले तो वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज टाइप का है। लेकिन अगर किसी सॉलिड क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ दूर तक एक जैसा दिखे और फिर थोड़ा सा दूर जाने पे चेंज हो जाए, फिर कोई और पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दे, फिर कुछ दूर चले तो फिर कोई और पैटर्न फॉलो करने लगे, तो वो हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज टाइप का पैटर्न, ठीक ना। इस फिगर को देखिए तो थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ये लाइन देखिए, ये जिस तरह का पैटर्न बना रहा है बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न यहाँ देखिए ये वाला भी लाइन बना रहा है और बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न इसके ऊपर का भी जो हमारा रोब होगा वो भी ऐसे बनेगा। और देखिए ये वाला जो पैटर्न बनाया है ये बीच वाला एटम, ये बीच वाली जो लाइन है बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं एक ही तरह का पैटर्न, जिस तरह से ये अरेंज है, फिर 2-3 साइक्लिक रिंग दिख रहा है, फिर 2 साइक्लिक रिंग, फिर 3 साइक्लिक रिंग। तो ये जो पैटर्न दिख रहा है ये लगभग पूरे क्रिस्टल में एक जैसा देखने को मिलेगा। तब हम बोल देते हैं कि यहाँ एटम का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, लॉन्ग रेंज टाइप का है। लेकिन यहाँ देखिए तो क्या कोई अरेंजमेंट ऐसा देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए एक रिंग हमें यहाँ देखने को मिल तो रहा है और ऐसा रिंग फिर हमको कहीं फिर देखने को मिल नहीं रहा है। देखिए यहाँ देखने को मिला, फिर आगे जाकर तो ना चेंज हो गया, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चेंज हो गया और फिर ये वाला पैटर्न अब फिर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो क्या ये पूरे क्रिस्टल में एक जैसा पैटर्न दिखा रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न हो गया, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ 4 तरह का पैटर्न हमें मात्र इतने दूर में देखने को मिल गया। तो कुछ दूरी पर पैटर्न चेंज होता जाएगा तो हम वहाँ बोलेंगे कि एटम्स का अरेंजमेंट शॉर्ट ऑर्डर को या शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। और अगर पूरे क्रिस्टल में एटम का अरेंजमेंट एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो लॉन्ग रेंज टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहा है या लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस जो है वो देख लिया हमने, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं।
बट कुछ एग्जाम्पल तो हम लोग लेके चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है NaCl का क्रिस्टल, KCl का क्रिस्टल। अरे भाई जो हम लोग नमक खाते हैं वही पत्थर टाइप का भी आता है, किसी का मार दो सर फूट जाएगा, ठीक ना। तो जो पत्थर टाइप का होता है ना, उस वही NaCl की बात कर रहे हैं। NaCl क्रिस्टल की बात हो रही है। KCl का भी होता है। आइस जो होता है वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। थोड़ा सा एमॉर्फस का देख लेते हैं। एमॉर्फस का एग्जाम्पल आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि यही 2-4 एग्जाम्पल एमॉर्फस के हैं और मैक्सिमम जो हम क्रिस्टल देखते हैं वो हमारा किसके हैं, क्रिस्टलाइन के ही हैं। तो एमॉर्फस में कौन कौन आता है, तो रबड़ जो जितने भी हैं ये सारे के सारे एमॉर्फस के एग्जाम्पल होते हैं। रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, या हम कह दें रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, एंड प्लास्टिक्स जितने भी हैं ये भी सारे। और एक और देखिए एग्जाम्पल में लिया है यहाँ पे क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ये एमॉर्फस का एग्जाम्पल होता है, और सिर्फ क्वार्ट्ज की बात करें तो ये होता है क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्वार्ट्ज जो होता है ये एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन का, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ठीक है ना। क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस का एग्जाम्पल हो गया, और क्वार्ट्ज जो हो गया वो क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। हमने बात कर लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस, या कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, ये हमने बात कर लिया, ठीक है। अब हमको बात करना है कि और कितने तरह के, जैसे कि अब एक्चुअल हमें डिटेल में बात करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं यही हमें डिटेल में बात करना है। एमॉर्फस सॉलिड खत्म, अब वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। एमॉर्फस के बारे में हमें इतना ही जानना था। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, तो हम लोग अब आगे वाले क्लास में फिर देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।